स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बच्चे यानी भगवान का अनोखा गिफ्ट। हर एक मैरिड कपल का सपना होता है बेबी। फर्टिलिटी यानी कि सृजन नए जीवन का। स्त्री को शक्ति के रूप में इसलिए जाना गया क्योंकि वो नए जीवन का सृजन करती है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी लाइफ में इनफर्टिलिटी एक बड़ी समस्या बन गई है और इस समस्या को सॉल्व करने के लिए जन्म हुआ है नई टेक्नोलॉजीज का। जैसे कि आप जानते हैं कि विद इनोवेशन कम्स कैपिटलिज्म, और आज के कैपिटलिज्म ने बेबी मेकिंग को एक बिजनेस बनाकर रख दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी बिजनेस की कहानी को समझेंगे। ये टॉपिक जीएस पेपर 1 में सोसाइटी, जीएस पेपर 2 के वल्नरेबल सेक्शंस एंड पॉलिसीज, जीएस 3 सेक्शन के साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जीएस पेपर 4 के एथिक्स यानी कि लगभग सभी पेपर्स के लिए उपयोगी है। आपको इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, रिप्रोडक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में वैसे तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसमें से स्पर्म और एग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। यूं तो हमारी कंट्री सबसे पॉपुलस कंट्री है, लेकिन फिर भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ी है। आपको पता ही होगा, कुछ पॉकेट्स बहुत हाई फर्टिलिटी रेट के साथ आते हैं जबकि कुछ बहुत लो। बट ये सब कंट्रोल्ड फैक्टर्स की वजह से, यानी ये तब है जब आप विलिंगली बेबी नहीं चाहते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस सिचुएशन का क्या, जब आपको बेबी चाहिए और बेबी नहीं हो पा रहा है? दोस्तों, ऐसी कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। हम इनफर्टिलिटी, उसके रीजंस और उसकी वजह से आई बेबी मेकिंग टेक्नोलॉजीज को आज एनालाइज करेंगे। साथ ही समझेंगे इसके मार्केट को और जानेंगे कि क्यों इंडिया फर्टिलिटी का सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। दोस्तों, अगर अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC के अकॉर्डिंग फर्टिलिटी को डिफाइन करें तो 1 साल या उससे ज्यादा के अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी कंसीव या प्रेग्नेंट नहीं होना, इसी को इनफर्टिलिटी कहा जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद विमेन अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को खो देती हैं। देखा जाए तो एग्स के प्रोडक्शन कंप्लीटली बंद होने को हम मेनोपॉज कहते हैं, और ये मेनोपॉज जनरली फीमेल्स में 40 से 45 साल की एज के बीच होता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस का रिजल्ट है जिसके बहुत से स्टेप्स होते हैं। जैसे विमेन की बॉडी ओवरी से एग रिलीज करे, मैन का स्पर्म फर्टिलाइजेशन साइट तक पहुंचे, फर्टिलाइज्ड एग फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस में पहुंचे और एम्ब्रियो यूटेरस के अंदर अच्छे से इम्प्लांट हो जाए। इन सभी प्रोसेस में अगर कोई भी प्रोसेस मिस होता है तो प्रेग्नेंट हो पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पहले तो सबसे जरूरी ये है कि दिमाग से इस बात को निकाल दिया जाए कि प्रेगनेंसी विमेंस की प्रॉब्लम है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के लिए दोनों पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और किसी भी स्टेज में अगर कोई प्रोसेस मिस होता है तो हम इनफर्टिलिटी की ओर बढ़ते हैं। इनफर्टिलिटी को अपने आप में अभिशाप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या फिर मदर अर्थ, इनफर्टिलिटी से स्टैग्नेशन और उसके बाद बर्बादी आती है। ये फर्टिलिटी ही है जिसने जीवन के चक्र को संभाले रखा है, और ये बच्चे ही हैं जो हमारे जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। ऐसे में यदि कोई इनफर्टाइल रहता है तो वो धीरे धीरे लोनलीनेस और डिप्रेशन में चला जाता है। दोस्तों, समस्या नई नहीं है और ना ही इसके बारे में बातें, फिर चाहे वो ग्रीक माइथोलॉजी की फर्टिलिटी गॉडेस डेमेटर और एफ्रोडाइटी हो या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में योनि की पूजा, ये सब लाइफ यानी कि फर्टिलिटी के सिंबल्स हैं। हिंदुइज्म में भी आपको पार्वती फर्टिलिटी गॉडेस के रूप में मिलती हैं और शिव को इस मैथुनी संसार के रचनाकर्ता के रूप में हम जानते हैं। लिंग की पूजा हो या अंबुबाची मेले में माता के मेंस्ट्रुअल साइकिल को सेलिब्रेट करने की प्रथा, ये सब हमें फर्टिलिटी की इंपॉर्टेंस को शो करती हैं। हमने अभी फर्टिलिटी के प्रोसेस को जाना और ये समझा कि किसी भी एक स्टेप के न होने से इनफर्टिलिटी हो सकती है। लेकिन अब हम जानेंगे कि इस इनफर्टिलिटी को दूर कैसे करें, इसके लिए क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, और फिर आगे जानेंगे कि कैसे इस इनफर्टिलिटी की वजह से इंडिया में बेबी मेकिंग बूम पे है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। आपकी तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ लाया है आपके लिए P2I का एक न्यू फाउंडेशन बैच, जहां सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जैसे 3 अलग अलग पैकेजेस हर उस एस्पिरेंट की तैयारी के लिए डिजाइन किए गए हैं जो UPSC एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। जैसे भी आप 12th में हैं या आपके घर में कोई एस्पिरेंट है जो UPSC की तैयारी को स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए 42 मंथ्स का प्लैटिनम पैकेज। आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए 30 मंथ्स का गोल्ड पैकेज। या फिर आप लगातार एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम के चैलेंज को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 18 मंथ्स के सिल्वर पैक को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको तीनों ही पैकेजेस में प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी बेसिक से एडवांस तक कराई जाएगी। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, वीकली रिवीजन टेस्ट, क्रैश कोर्स और नोट्स एंड बुक, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी पैकेज को परचेज करते वक्त ANLive कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप इन तीनों पैकेजेस के साथ ही साथ स्टडी IQ के बाकी के कोर्सेज पे भी 60% तक का भारी डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या स्टडी IQ की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
दोस्तों 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में वर्ल्ड का सबसे पहला आईवीएफ बेबी पैदा हुआ। दोस्तों आईवीएफ क्या है इसे हम आगे के वीडियो में समझेंगे। आर्टिफिशियल कंडीशंस में यह पहला सक्सेसफुल बर्थ था। पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स ने साथ मिलकर इस आईवीएफ टेक्निक को डेवलप किया, जिसके लिए 2010 में रॉबर्ट एडवर्ड्स को मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला। ये प्राइज पैट्रिक स्टेप्टो को इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि तब तक वो मर चुके थे और नोबेल प्राइज पोस्टुमसली अवार्ड नहीं होता है। यहाँ से शुरुआत होती है एआरटी की, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसे अमेरिकन सीडीसी के अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो फर्टिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट जहां एक्स या एम्ब्रियो को मैनिपुलेट किया जाता हो, वैसी टेक्नोलॉजी को हम एआरटी कहते हैं। देखा जाए तो इनफर्टिलिटी आज दुनिया भर में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स बन चुकी है। भारत में हर 5 में से एक महिला पीसीओएस यानी पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से जूझ रहा है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां ओवरीज एंड्रोजेंस, जो कि मेल हार्मोन होता है, उसे एबनॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस करने लगती हैं। महिलाओं में पीसीओएस इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण होता है और 80% केसेस इसी वजह से होते हैं। साथ ही बायोलॉजिकली विमेन की पीक रिप्रोडक्टिव एज 25 ईयर्स होती है, जहां कैरियर और बदलते सोसाइटल कंडीशन से आजकल शादियां भी लेट से होती हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट फर्टिलिटी पर पड़ता है। और बात करें मेन में तो क्लाइमेट चेंज की वजह से लास्ट 50 ईयर्स में 50% स्पर्म काउंट घटा है। स्पर्म काउंट के घटने की वजह से फर्टिलिटी रेट पर असर पड़ता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हर 6 में से 1 लोग, या यूं कहें कि 17.5% एडल्ट पॉपुलेशन इनफर्टिलिटी से ग्लोबली अफेक्टेड है और इसका लो और हाई इनकम कंट्रीज से कोई कनेक्शन नहीं है। ये सिमिलर प्रोपोर्शन में हर तरह की कंट्रीज में पाया जा रहा है। ये फिगर्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इनफर्टिलिटी हेल्थ क्राइसिस का एक मेजर कारण बनता जा रहा है। दोस्तों एम्स दिल्ली के एस्टिमेटेड रिपोर्ट के हिसाब से 12 से 18 मिलियन कपल्स हर साल इंडिया में इनफर्टिलिटी की डायग्नोसिस कराते हैं। डॉक्टर कामनी राव, जो कि इस फील्ड की एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि पहले हम इनफर्टिलिटी को एज से जोड़ते थे, लेकिन अब ये सिर्फ एज तक ही लिमिटेड नहीं रह गया है। ऑल्दो लेट मैरिजेस आर वन ऑफ द मेजर रीजंस, लेकिन इसके अलावा लो स्पर्म काउंट और स्ट्रेस इंक्लूडेड हेल्थ इश्यूज इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन आज एआरटी फैसिलिटी ऐसे इनफर्टाइल कपल्स के लिए बूंद साबित हो रहे हैं। दोस्तों पहले की सोसाइटी में टैबू था कि इनफर्टिलिटी की सोल रीजन फीमेल है, मेल को इसके लिए दोषी नहीं समझा जाता था। लेकिन अब टैबू के कम होने का सीधा असर फर्टिलिटी मार्केट पे पड़ा है। अब इसे सिर्फ फीमेल प्रॉब्लम ही कंसीडर नहीं किया जाता। इंडिया में इस फील्ड के डॉक्टर्स की लार्ज प्रेजेंस और बढ़ती डिमांड की वजह से आज एआरटी मार्केट अपने बूम पे है और इंडिया इसका सबसे बडिंग मार्केट है। दोस्तों साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट ने इस फील्ड में भी बहुत नई टेक्नोलॉजीज को बर्थ दिया है। आइए जानते हैं कुछ एआरटी टेक्नोलॉजी के बारे में और शुरुआत करते हैं उन सब में सबसे प्रोमिनेंट आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी में हम मेल स्पर्म और फीमेल एग को फीमेल बॉडी के बाहर एक टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवाते हैं और जब फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो हम एम्ब्रियो को फीमेल यूटेरस में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। यह आज के टाइम का सबसे कॉमन मेथड हो गया है। इस मेथड से बॉर्न हुए बेबी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। यहाँ हम इसके डिटेल टेक्निक को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ना तो उसकी नीड है और ना ही उतनी हमारी समझ। जनरली आईवीएफ में 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें एक है एम्ब्रियो ट्रांसफर और दूसरा है ट्रांसवैजिनल ओवम रिट्रीवल ओवल्यूशन इंडक्शन। ये एक मेडिकेटिव प्रोसेस है। इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करने के लिए मेडिकेशन दिया जाता है। इंजेक्शंस के जरिए डोजेस को 8 से 14 डेज तक एडमिनिस्टर किया जाता है। इन गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसे हम स्पर्म और एग को मिक्स करके विमेन के फेलोपियन ट्यूब में लैप्रोस्कोपी के जरिए डायरेक्ट प्लेस करते हैं और इसके बाद करते हैं ओवीआर क्रायो प्रिजर्वेशन। बहुत से लोग बेबी लेट से प्लान करते हैं, लेकिन उन्हें डर रहता है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए। ऐसे में इस डर से बचने के लिए कपल्स या फिर इंडिविजुअल्स भी अपने एग्स, स्पर्म और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को क्रायोजेनिकली फ्रीज करके रख देती हैं, जिसका यूज लेटर स्टेज पर आईवीएफ करने में होता है। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। दोस्तों एमआरटी यानी ये थेरेपी जनरली हैवी बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए की जाती है। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो बच्चों से मदर में ट्रांसफर हो जाता है, उससे बचने के लिए किसी थर्ड पार्टी का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यूज किया जाता है। ये भी आईवीएफ प्रोसेस का ही पार्ट होता है। ऑल्दो ये प्रोसेस हर जगह पर लीगल नहीं है, लेकिन यूके में थेरेपी अप्रूव्ड है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को समझने के बाद आइए अब जानते हैं कि कैसे इंडिया इनकी मदद से फर्टिलिटी कैपिटल बन चुका है। दोस्तों इनफर्टिलिटी की बढ़ती प्रॉब्लम्स ने एआरटी को बढ़ दिया और एआरटी के लिए इंडिया से बेहतर मार्केट कहां हो सकता था। देखा जाए तो उसके कई कारण थे। पहला तो यह था कि कंट्री खुद इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से परेशान है और दूसरा बड़ा कारण है सेक्टर पर गवर्नमेंट का ध्यान न देना। न तो कोई एक्ट और न ही कोई पॉलिसी एआरटी को गवर्न करती थी और इसका फायदा उठाया प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर्स ने। धीरे धीरे इंडिया बेबी मेकिंग फैक्ट्री में बदल गया। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत आने वाले 5 सालों में फर्टिलिटी कैपिटल बनने जा रहा है। राइट नाउ इंडिया फर्टिलिटी सेक्टर में दूसरे नंबर पर है।
देश में हर वीक एक नया फर्टिलिटी क्लिनिक ओपन हो रहा है और लगभग 2.5 लाख फर्टिलिटी ट्रीटमेंट साइकिल्स हर साल होते हैं। साथ ही 2500 प्लस फर्टिलिटी क्लिनिक्स के साथ ही इस सेक्टर में इंडिया नित नए आयाम जोड़ रहा है। इसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स की रुचि और इन्वेस्टमेंट्स दोनों बढ़ गई है। पहला प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट साल 2011 में हुआ, जब गोल्डमैन सैक्स ने $30 मिलियन नोवा मेडिकल केयर में इन्वेस्ट किया। दोस्तों, नोवा मेडिकल केयर के दो बिजनेसेस हैं, जिसमें एक है आईवीएफ और दूसरा है डे केयर सर्जरी। नोवा आईवीएफ इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी फर्टिलिटी चेन है। सबसे बड़ी फर्टिलिटी चेन वाली कंपनी इंदिरा आईवीएफ है, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा। देश भर में इसके 114 सेंटर्स हैं। प्राइवेट इक्विटी फंड टीए एसोसिएट्स इसमें अपना 4.7% स्टेक रखती है। साल 2020 में सेक्टर की एस्टिमेटेड साइज $793 मिलियन की थी, जो 2030 तक विद अ CAGR ऑफ 16.5% $3,722 मिलियन पहुंचने की उम्मीद है। दोस्तों, बढ़ते मार्केट प्रेजेंस और अनरेगुलेटेड सेक्टर की वजह से नीड फील हुई है कि इस सेक्टर को भी रेगुलेट किया जाए। गवर्नमेंट ने पिछले साल कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट और रेगुलेट करने के लिए ART बिल लेकर आई थी। ART बिल के साथ साथ सरोगेसी एक्ट भी लाया गया। दोस्तों, ART लॉ को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे पेशेंट्स की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, साथ ही क्लिनिक्स को रेट्स और सर्टिफाई किया जा सके। इसके अलावा इक्विपमेंट स्टैंडर्ड्स को सेट करना, एथिकल फ्रेमवर्क बनाना और स्पेशलिस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए इस लॉ को बनाया गया है। देखा जाए तो ART बिल ने कुछ और स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से नेशनल और स्टेट बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट और एक नेशनल रजिस्ट्री ART को रेगुलेट और सुपरवाइज करने के लिए। साथ ही ART बैंक्स एस्टेब्लिश होंगे जो एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेंगे और उन पे स्ट्रिक्ट फाइन लगाया जाएगा जो ऑफस्प्रिंग के सेक्स को डिटरमाइन और एम्ब्रियो या गेमीट्स को बेचते पकड़े जाएंगे। इस सेक्टर के पास अनटैप्ड पोटेंशियल है और यही सेक्टर को बूम करने में हेल्प कर रहा है। दोस्तों, अभी भी इनफर्टिलिटी मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज में नहीं आता और IVF का 30 से 35% सक्सेस रेट लोगों को इस चीज का लाभ उठाने से रोकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बाकी मेडिकल सेक्टर्स की तरह ये सेक्टर भी काफी कॉस्ट इंटेंसिव है। देखा जाए तो प्रोसीजर के एक साइकिल में 1.5 लाख से 2 लाख तक का खर्चा आता है और ये बड़ा कारण है कि मिडिल और लो इनकम क्लास अभी भी सेक्टर की फैसिलिटी को अवेल नहीं करते। साथ ही सक्सेस रेट का कैलकुलेशन भी एक इशू है जो कि इंडस्ट्री फेस कर रही है। दोस्तों, IVF की शुरुआत होती है केमिकल प्रेगनेंसी से और फिर नेक्स्ट स्टेप आता है क्लिनिकल प्रेगनेंसी। यहाँ सक्सेस मिलने के बाद फीटस का हार्ट रेट चेक होता है और फिर लाइव बर्थ। इतने सारे हर्डल्स और माइलस्टोन्स को पार कर IVF सक्सेसफुल हो पाता है। देखा जाए तो पहले दो स्टेजेस यानी केमिकल और क्लिनिकल प्रेगनेंसी के सक्सेस रेट को ही इंडस्ट्री के प्लेयर्स द्वारा शो किया जाता है। यहाँ पर सक्सेस रेट के चांसेस 50% और उससे ज्यादा होते हैं, जबकि लाइव बर्थ कैलकुलेशन IVF सक्सेस के लिए सबसे एक्यूरेट कैलकुलेशन माना जाता है, जिसे अक्सर इंडस्ट्री प्लेयर्स ओपनली डिस्क्लोज नहीं करते। लेकिन ART एक्ट इंडस्ट्री के सक्सेस रेट को ट्रांसपेरेंट बनाएगी। दूसरी प्रॉब्लम है हाई कॉस्ट इंटेंसिव क्लिनिक सेटअप। एक फर्टिलिटी क्लिनिक को सेटअप करने में 3 से 4 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है। हालांकि रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब क्लिनिक 70 लाख तक में सेटअप हो जा रहे हैं। दोस्तों, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम अब जाने वाली नहीं है। आने वाले समय में ये और डीपन ही होगी और ह्यूमंस के साइकिल को जिंदा रखने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज और ART क्लिनिक्स की नीड पड़ती रहेगी। अगले 5 साल में इंडस्ट्री और भी कंसोलिडेट और ऑर्गेनाइज होगी और रिसेंट 2.5 लाख IVF साइकिल्स अगले 5 साल में डबल होंगे, ऐसा मानना है इंडस्ट्री एक्सपर्ट मोडिया का। उन्होंने इस पे एम्फसाइज किया है कि इंडिया की फर्टिलिटी इंडस्ट्री 4 एज पर डिपेंड करती है, जिसमें अवेयरनेस, एक्यूरेसी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी शामिल है और गवर्नमेंट के रिसेंट एक्ट्स और स्टेप्स इस डायरेक्शन में एक वेलकम स्टेप हैं। जहां इस इंडस्ट्री में और ज्यादा ग्रोथ होना तय है, वहां जरूरत है इसे प्रॉपर्ली रेगुलेट करने की, जिससे अनएथिकल और करप्ट प्रैक्टिसेस को कंट्रोल किया जा सके और कपल्स के पेरेंट्स बनने का ड्रीम स्मूथली फुलफिल हो पाए। दोस्तों, आपके इस मुद्दे पर राय क्या है? हम इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।